हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे जीके, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाला है। 21-22 दिन बचे हैं, आप तैयार हो जाइए अच्छे से। हम इस सेशन में 3000 प्लस क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर, और देखेंगे ये एसएससी, जेई, सीएचएसएल, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पहले टीसीएस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम यहाँ पे करेंगे, और देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और कैसे उसको अच्छे से करना है। तो हम वन लाइनर के साथ जितने उस वन लाइनर पे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है, और वो हम पढ़ेंगे कि वन लाइनर पे कितने फैक्ट आ सकते हैं, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया उसमें। जहाँ इंपॉर्टेंट होगी वहाँ मैं बताऊंगा कि यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इस पैटर्न पे भी आ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जिससे आपको पता चल सके कि वीडियो कब अपलोड हो रही है, तो आपको सिग्नल पहुंच जाएगा, फिर आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एकदम एनर्जी के साथ। और 20 दिन बचे, हमको अपने आप को झोंक देना है कि एग्ज़ाम। और डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एंड ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें जीके और जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आप किसी भी सेक्शन को कम ना समझिए, और सभी सेक्शन पे सेम इम्पोर्टेंट है सभी सेक्शन का। तो आप जितना आप जीके भी पढ़ते हैं उतना आप मैथ भी पढ़िए, उतना रीजनिंग भी पढ़िए, तब जाके कुछ हो पाएगा, तब आप कट ऑफ में आ पाएंगे। नहीं तो एक सेक्शन आपका वीक रहेगा तो आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे, फिर कट ऑफ से 1-2 नंबर कम आएगा तो अफसोस होगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो आज अच्छा कर लेता। तो डियर फ्रेंड, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें मैं आपको बता दूं कि जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, उसका कितना वेटेज है, तो वो 40 नंबर का आएगा। 40 नंबर कम नहीं होते हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 40 नंबर में से आप शायद 35 भी कर ले जाएं, आप 40 में 40 भी कर ले जाएं। लड़के तो 40 में 40 भी करके आते हैं। तो आप अपने आप को उस तरह से तैयार करिए कि आप कम से कम आप 38 तो सही कर ही ले जाएं। और आगे अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ का आपका आ जाएगा आरआरबी एनटीपीसी में। मैथ जो आता है डियर फ्रेंड, मैथ का जो वेटेज है वो 30 नंबर का है। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। और रीजनिंग की जो है वो 30 नंबर आती है और 30 क्वेश्चन होता है। तो आप डियर फ्रेंड इन तीनों को मिला दीजिए तो आपका नंबर कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव जो होती है डियर फ्रेंड, वो होती है 1/3 या 0.33। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो वेटेज है, ग्रुप डी का हम अभी सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम दोनों का जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो हम पढ़ेंगे वन लाइनर के तौर पे। मैंने ऑप्शन नहीं लिया है और ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, हम फैक्ट पे बात करेंगे। बस वन लाइनर पे
कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे ओनली, और हम फैक्ट पे, हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे कि ऑप्शन आपको दें तब तो मैं लिखता ही रह जाऊंगा और आप पढ़ते रह जाएंगे और मैं पढ़ा लिया। फिर जीके के 3000 हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट पेपर में देखा था, पहला क्वेश्चन था आपका कि दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो डियर फ्रेंड, आपसे पूछा है, मैंने जब देखा कि ग्रुप डी का जब मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि उसमें पहला ही क्वेश्चन था कि कह रहा था दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो हम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थी। फटाफट आप जवाब दीजिए तब तक, कौन थी वो। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो लिखा है कि दिल्ली के तख्त से दिख रहा होगा आपको, मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है फिर भी लिख लेता हूँ। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। एकमात्र मुस्लिम, दिल्ली की तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो डियर फ्रेंड, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूं आपको कि आंसर क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला क्या थी, कौन थी। तो वह रजिया सुल्तान थी। तो हमारा आंसर इसका होगा, क्या होगा, रजिया सुल्तान। सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, और ये गुलाम वंश से बिलोंग करती हैं या संबंधित है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो हमारा यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ मैं स्टार करके लिख देता हूँ कि गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आप लोग बताइए। अभी मैंने बताया, तो वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिख रहा होगा, ठीक तो है। तो दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो वह रजिया सुल्तान थी, और ये गुलाम वंश से संबंधित थी,
और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो हमको याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। जो कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है, अजमेर में। तो और आगे है, आगे पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्या कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? तो यहाँ पूछ देगा आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और आगे देखते हैं डियर फ्रेंड क्या है। पूछ रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो याद याद करिए तब तक आप, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड आपका कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? और किसके बीच हुई थी? तो डियर फ्रेंड आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी। तो आप पढ़े होंगे इतिहास में कि बाबर का आप पढ़े होंगे कि ये जो है बाबर, ये किसके संस्थापक हैं? तो हम यहाँ देखेंगे कि बाबर जो था वो था क्या, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर थे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, अगर बाबर के बारे में आपसे पूछ लेता है किसी एग्जाम में, अगर फर्स्ट शिफ्ट में पूछता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी, तो आपको यह याद रखना है कि बाबर क्या थे? तो वो क्या थे? मुगल वंश के संस्थापक थे। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर में लिखेंगे यहाँ पे आप आंसर क्या, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी आपका 21 अप्रैल 1556 में। 21 अप्रैल 1556 में। तो डियर फ्रेंड आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और यहाँ पे हम स्टार करके और भी पॉइंट लिख लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके और किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी आपकी डियर फ्रेंड आपका 1556 में। 1556 में आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी।
तो हम देख रहे हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इसके बीच में अकबर ईस्वी में हुई थी। किसके? अकबर अकबर और हेमू के बीच में, और हेमू के बीच में हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर विजयी रहा था और हेमू को हार मिली थी। तो यहाँ देख रहे हैं कि बाबर जो थे वो अकबर के क्या थे? दादाजी थे। तो पहली लड़ाई में क्या दादा ने भाग लिया, दूसरी में क्या पोता ने भाग लिया। तो हमको ऐसे याद रखना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई अगर कहीं दिमाग में ना आए तो ये सोचना है कि दादा और पोता। दादा ने पहली लड़ाई में भाग लिया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था, और वो 1556 था। फिर से 1556 देख लेते हैं, फैक्ट चेक कर लेंगे, इसको अभी रहने देते हैं। बस इतना लिखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके और किसके बीच हुई थी, तो वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, इतना याद रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में आ जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 17 सन 61 में हुई थी। 17 सन 61 में हुई थी। और ये किसके किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी अब अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हो गई आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी लड़ाई हो गई आपकी अकबर और हेमू के बीच, और तीसरी लड़ाई हो गई आपकी तीसरी लड़ाई आपकी हो गई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें मराठाओं की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। तो यहाँ लिख लेते हैं डियर फ्रेंड, यहाँ लिख लेते हैं हम कि यहाँ लिख लेते हैं डियर फ्रेंड, क्या अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, और मराठाओं के यहाँ लिख लेते हैं बीच, और मराठाओं के बीच। तो डियर फ्रेंड, यहाँ हम देख चुके हैं कि प्रथम लड़ाई, पहली लड़ाई जो थी वो बाबर और किसके बीच हुई थी, तो इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 21 अप्रैल 1956 में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 17 सन 61 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठाओं की हार हुई। यहाँ पे हम फिर बाबर पे चलते हैं। बाबर जो था, बाबर जो था वो क्या था कि मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर क्या है? बाबर मुगल वंश का क्या है? संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। तो यहाँ बाबर क्या है? मुगल वंश के संस्थापक हैं। कुछ और लड़ाइयों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि बाबर ने कहाँ कहाँ और किनके किनके बीच की लड़ाई हुई। तो खानवा का युद्ध आ जाता है बाबर के पक्ष में कि खानवा का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 15 सन 27 में हुआ था। ठीक
ठीक इस पानीपत की पहली लड़ाई के बाद खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, और इसमें बाबर 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 और बाबर और राणा सांगा, बाबर बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। राणा सांगा के बीच, सांगा के बीच और भी कुछ फैक्ट हैं। और चंदेरी का युद्ध, ठीक इसके बाद 1528 में आ जाता है चंदेरी का युद्ध। 1528 में आ जाता है चंदेरी 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 युद्ध। चंदेरी युद्ध, इसमें भी बाबर आ जाते हैं पिक्चर में, बाबर आ जाते हैं पिक्चर में, और आ जाते हैं मेदनी राय तो डियर फ्रेंड, यहाँ देख रहे होंगे आप कि खानवा युद्ध और चंदेरी युद्ध ठीक पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद खानवा युद्ध हुआ, और चंदेरी युद्ध हुआ 1528 में ठीक खानवा युद्ध के बाद बाबर और मेदनी राय के बीच। और इसके बाद आ जाता है डियर फ्रेंड घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध आ जाता है आपका 1529 में, और ये भी बाबर और अफगानों के बीच, अफगानों के बीच हुई थी। तो डियर फ्रेंड, यहाँ देख रहे होंगे आप कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1556 में हुई थी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई थी। अकबर जी हेमी जी को हरा देते हैं और पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीत लेते हैं, और पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा के जीत लेते हैं 1761 में। और देख रहे होंगे कि आप बाबर जो हैं वो मुगल वंश के संस्थापक हैं, और बाबर खानवा का युद्ध लड़ते हैं 1527 ईस्वी में, और इन्होंने फिर से हराया राणा सांगा को। तो हमको याद रखना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई, खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध और घाघरा युद्ध। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1556, 1527 आपका आ जाएगा खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध 1528 और घाघरा युद्ध 1528। और ये याद रखना है कि सब में बाबर विजयी रहा और बाकी सब हार गए। तो यहाँ क्या हुआ कि बाबर विजयी सब में रहा, यहाँ राणा सांगा हारे, चंदेरी युद्ध में मेदनी राय और घाघरा युद्ध में अफगानों को हरा के बाबर ने फिर अपना अभियान जारी रखा। तो यहाँ तक ये फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर पानीपत की अगर पानीपत पढ़ रहे हैं, हम पानीपत की लड़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबर के बारे में सब कुछ जाने। तो फिर पानीपत अगर पहली पढ़ रहे हैं तो दूसरी भी हमको आनी चाहिए कि दूसरी कब आएगी, फिर तीसरी भी आनी चाहिए कि तीसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई। फिर हम बाबर के बारे में जानते हैं कि इसमें अगर क्वेश्चन में बाबर दे दिया है तो हो सकता है कि पहले शिफ्ट में बाबर आ जाए तो दूसरी शिफ्ट में बाबर पूछ ले कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। फिर हमको पूछ ले कि चंदेरी युद्ध कब हुआ, घाघरा युद्ध कब हुआ, फिर हमसे पूछ लेगा कि खानवा युद्ध कब हुआ। तो हमको ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। और आगे भी क्वेश्चन है, भी हम लोग करते हैं। तो आगे दिया है आपका नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल की सुंदर उदाहरण है। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा
कांस्य प्रतिमा किस काल की सुंदर उदाहरण है? उदाहरण है किस काल की क्या है? सुंदर उदाहरण है। सुंदर उदाहरण है। उदाहरण है। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि पूछ रहा है कि नटराजन की वो कांस्य की कौन सी मूर्ति थी जो एक सुंदर उदाहरण है। किस काल की सुंदर उदाहरण में इस मूर्ति को किस काल में बनाया गया, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि कांस्य की सुंदर प्रतिमा जितने भी चोल शासक हुए हैं ना, उन्हीं के शासन काल में आप देखेंगे कि चोल शासन में आपका जब महोबा की साइड में आप जाएंगे तो महोबा में आपको एक मंदिर मिलेगा। मंदिर का क्या नाम है आप लोग पता करके बताइए, फिर हम बताएंगे आपको कि मंदिर का क्या नाम है। फिर वहाँ से आप देखेंगे कि चोल शासक वो चंदेल ने बनवाई थी कि चोल ने बनवाई थी, महोबा में स्थित है, वो मध्य प्रदेश का भाग भी है। तो वहाँ आप देखेंगे कि वो मंदिर भी पूछा जाता है। तो वो मंदिर आप लोग हमें बताइए कि वो मंदिर कौन सा है। फिर हम इसको बताते हैं, ये जो प्रतिमा है वो ये प्रतिमा जो है वो बनवाई गई थी और इसका आंसर होगा डियर फ्रेंड, ये चोल शासक ने बनवाई थी। चोल शासन की ये क्या है? एक सुंदर उदाहरण है। चोल कला की एक सुंदर उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा। तो डियर फ्रेंड, आगे है आपका कि माल गुजारी यानी राजस्व कि चौथा है आपका राजस्व ब्रैकेट में हम लिखते हैं माल गुजारी। ठीक, माल गुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता। माल गुजारी की माल गुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? अकबर की सहायता किसने की? तो हमको ये बताना है कि राजस्व यानी माल गुजारी की सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की? तो डियर फ्रेंड, हम जानते हैं कि अकबर कौन था। अकबर जो था वो बाबर का क्या था? पोता था। और अकबर जो था अकबर तो उसकी सहायता किसने की? तो उसकी सहायता आंसर हो जाएगा टोड रमल ने। कौन सा? टोड रमल ने मां सुधारी या राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता की थी। अब अकबर के बारे में हम जान लेते हैं कि अकबर जी ने अब क्या किया था। तो अकबर जी ने क्या किया था, तो अब अकबर का नाम आया है तो यहाँ फैक्ट भी जान लेते हैं। तो आप लोग बताइए कि अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा नामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा?
तो अकबरनामा अबू फजल ने लिखा, और अबू फजल जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। तो यहाँ अबू फजल, अबू अबू फजल, अबू फजल याद रखना हमको कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अबू फजल ने लिखा। और अकबर के बारे में कुछ और फैक्ट है यहाँ पे कि अकबर के तानसेन जो थे, तानसेन कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे, ये याद रखना है। तो आप देख रहे होंगे कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा किसने लिखा, तो अबू फजल ने लिखा। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। तो और आगे दिया है कि और अकबर ने और क्या किया था, अकबर ने क्या किया था कि दीने इलाही की शुरुआत की। और जजिया कर किसने समाप्त किया, तो अकबर ने किया, ये भी याद रखना है। तो जजिया कर किसने समाप्त किया, अकबर ने। और दीने इलाही की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने। तो दीने इलाही की शुरुआत किसने की, अकबर ने। और जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किसने किया, अकबर ने। तो फ्रेंड यहाँ हम देख रहे हैं कि राजस्व यानी माल गुजारी सुधार शुरू करने पर अकबर की सहायता किसने की, तो टोड रमल ने की। और यहाँ फैक्ट हम जानते हैं कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा अबू फजल ने लिखा। अबू फजल के बाद आ जाता है कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। तो और भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि दीने इलाही किसने शुरू की, तो अकबर ने शुरू की। और भी क्वेश्चन पूछा जजिया कर किसने समाप्त किया, तो अकबर ने किया। तो हमको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं और ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आया और मैंने 3-4 फैक्ट आपको लिखवा दिए, क्योंकि ये फैक्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये फैक्ट भी याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी मर्जी, आप पढ़िए, खूब पढ़िए। तो आगे आपसे हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन दिया है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहली बौद्ध परिषद, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और ये 2019 का सवाल है। तो आप बताइए कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी।
तो पहली बौद्ध परिषद जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी। राजगिरी। तो कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु याद रखना है। अजातशत्रु, 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 अजातशत्रु याद रखना है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी कौन सी? पहली बौद्ध परिषद। अब बताइए कि दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दूसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो आपकी वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। तो यहाँ दूसरी बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी आपकी कहाँ? वैशाली में। तो वैशाली याद रखना है। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह भी याद रखना है कि कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक। और तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पुत्र में। और किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो हमको याद रखना है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरी बौद्ध परिषद कब हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध परिषद, चौथी बौद्ध परिषद चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कुंडल वन में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बन गए। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर पहली पूछेगा पहली शिफ्ट में तो हो सकता है दूसरी शिफ्ट में दूसरी पूछ ले, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी पूछ ले। तो आपको चारों याद होना चाहिए कि पहली जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी।
तो आपकी तीसरी भी पूछ सकता है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो आपको याद रखना है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी, तो कुंडल वन में हुई थी। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये फैक्ट सारे याद रखने हैं आपको। एक क्वेश्चन पे देखिए मैंने फैक्ट भी लिख के लाया हूँ कि कौन कौन सा होता है और कब होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका। छठा क्वेश्चन आपका दिया है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो छठा क्वेश्चन दिया है हर्ष चरित्र हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है ये बताना है हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। आंसर हो जाएगा इसका क्या, बाणभट्ट। बाणभट्ट। तो ये याद रखना है। तो हम हर्ष चरित्र के बारे में देख रहे हैं। तो हर्ष चरित्र किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने एक और पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम कादम्बरी है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हर्ष चरित्र किसने लिखी, तो ये भी पूछ सकता है कि कादम्बरी किसने लिखी। तो ये भी याद रखना, कादम्बरी किसने लिखी, तो वो भी कादम्बरी किसने लिखी, के लेखक कौन है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, बाणभट्ट। यहाँ क्या हो गया, बाणभट्ट। इतना आपको याद रखना है। अगर हर्ष चरित्र के बारे में पूछ लेता है तो याद रखना है कि बाणभट्ट होगा, और कादम्बरी भी पूछ रहा है तो भी याद रखना है कि बाणभट्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन क्या है। अभी इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम लोग आने वाले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।